Hello guys, good morning to all of you. I am Satyavir Singh speaking here, and I will teach you some remaining parts of chapter 1 of charge, class 12th. Okay guys, in the last video we are doing discussion about representation of the electric charge, but we are going now over the some formula of the charge. Okay, some formula of charge. This is the formula Q is equal to small n e, where q is equal to charge, small n is equal to number of electron, equal to charge of one electron, whose value tends to 1.6 into 10 रेज़ टू पावर -19 कूलाम. देखो बच्चों, ये कूलाम क्या है? ये कूलाम जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है बाय एम्पियर सिस्टम, एंड भार का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. आपको पता होगा, ये न्यूटन भी बोल देते हैं. और ये बाय ग्रेविटी द यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकंड. 3 सिस्टम होते हैं, एम्पियर, सीजीएस, एफपीएस. तो वैसे ही आवेश का मात्रक भी लिखना जरूरी होता है. अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कट जाएंगे. ओके, तो आपको यूनिट लिखना पड़ेगा. अगर आपको यूनिट नहीं आता तो छोड़ दीजिए, बट अगर सही आता तो लिखिए, गलत आता तो बिल्कुल मत लिखिए, आप छोड़ दीजिए. क्योंकि अगर आपने लंबाई नापनी है और लंबाई को अगर आपने सेकंड में लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि लंबाई का मात्रक सेकंड नहीं होता. अंडरस्टैंड? तो देखिए, अब हम एक काम करते हैं. इसमें आगे कुछ देख रहे हैं हम, ये प्रोटॉन वर्सेस इलेक्ट्रॉन. जैसे कि मान लो ये इंग्लैंड है, ये हिंदुस्तान है, तो इनके बीच में ये वर्सेस करने वाले हैं. तो वर्सेस का मतलब है कि थोड़ा उसके बारे में पढ़ना है, क्या डिफरेंस है. तो प्रोटॉन बेसिकली मैं बता देता हूँ, तुम पढ़ लेना इसको. प्रोटॉन की प्रकृति धनात्मक होती है. ये वाली बात पता लग गया हमें. प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक होती है. इसको पी से या 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं. इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है? निगेटिव होती है, ऋणात्मक. इसे ई के ऊपर माइनस लगा के शो करते हैं. ठीक है, एक बात बता देता हूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं. मतलब इनकी वैल्यू क्या होती है? समान होती है. बट इनके जो आवेश होते हैं वो अपोजिट होते हैं. प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस. तो ये इक्वल अमाउंट में होते हैं, बट ये क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं. ध्यान रखना इस बात का. ठीक है, अब रियल एग्जाम्पल ऑफ चार्ज. देखिए, रियल एग्जाम्पल ऑफ चार्ज की बात करते हैं. अगर हम चार्ज प्राप्त करना हो तो हम अपनी हथेली को रगड़ भी सकते हैं. ठीक है, एक वो एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि हमारी जो ये हथेलियाँ हैं इनको हम रगड़ सकते हैं, और रगड़ने के बाद इनको हम मतलब चार्ज प्राप्त कर सकते हैं, आवेश. क्लियर? ठीक है, और एक बात बता देता हूँ मैं. प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो मतलब 1 प्रोटॉन पे द चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलाम. ओके, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन हो या वो चाहे 1 प्रोटॉन हो, उन पर क्या होता है? चार्ज सेम होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19. इसको बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए. अगर मान लो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इतना होता है. अगर आपके पास 10 होंगे तो 10 से गुणा कर देंगे, 12 होंगे तो 12 से गुणा कर देंगे. मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे गुणा कर देंगे. और एक बात और ध्यान रखिए, प्रोटॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू एटॉमिक नंबर. मतलब जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के और वही प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है. ध्यान रखना. तो अगर तुम्हें किसी धातु का वो निकालना पड़ेगा, किसी धातु का क्या निकालना पड़ेगा कि उस पर कितना चार्ज है, तो आप क्या करोगे? उसका जो परमाणु क्रमांक होगा उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लोगे, क्योंकि होता है ये. ठीक है, पता लग गया हमें इस बात का. और बस में एन की वैल्यू हो जाएगी इसका क्रमांक. जैसे मान लो कि हमें सोडियम में निकालना है. सोडियम तो कितना होता है क्रमांक इसका? 11 होता है. तो हाँ, यहाँ पे क्या हो गया? चार्ज. एन की वैल्यू कितनी होगी? 11. और फॉर्मूला क्या होता है चार्ज निकालने का? Q बराबर N इंटू ई. तो एन की जगह कितना रख दिया? 11 इंटू, और ई का मान कितना होता है ऑलरेडी? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलाम. आप सोल्व कर लीजिए, इसे हो जाएगा. तो ध्यान रखना, यदि इसको तो वैसे याद कर लो, यदि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है, तो फिर एक का पता है. अब तो कितने को निकाल लो ना, निकल जाएगा आराम से. मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपकी. अब विलियम गिलबर्ट, वैसे ये जो ना, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये दिया था इन्होंने थेल्स ने, जो चार्ज का दिया था. ठीक है, चार्ज का, आवेश का, वो 600 ईसा पूर्व. ओके, ध्यान रखना इस बात का. थेल्स, एक साइंटिस्ट हैं थेल्स, उन्होंने दिया था ये जी. अब इसके बाद में आते हैं
ये वाला टॉपिक चल रहा था, गिलबर्ट के अनुसार बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं घर्षण दो आवेश प्राप्त होते हैं, मतलब घर्षण मैंने बता चुका हूँ, ये फिर आ गया। दो प्रकार के आवेश होते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उनको आपस में रगड़ते हैं। तो जैसे कि मान लो क्या एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, देखो रेशम का कपड़ा है और एक कांच की रोड है, दो वस्तु हो गई। अब इनको आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या होगा पता है? रगड़ने से कांच, ये मान लो कांच की छड़ है, एक कांच की रोड हो गई, ठीक है। इस पे एक कपड़ा मैंने रगड़ा, ये रेशम का कपड़ा है। तो रेशम कपड़ा रगड़ने से क्या होगा, इस कांच की छड़ से ये मतलब कांच की छड़ से जब ये गर्म हो जाएगा, इससे रगड़ने से कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और इस पर आने स्टार्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन किस पे? इस पे। तो जब इससे यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पे क्या आ जाएंगे? प्लस। पता ही है तुम्हें, जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है उस पर क्या आता है? प्लस आता है। डोनर होता है ना, डोनर। और जो ये दूसरा क्या रेशम कपड़ा है, तो समझ लीजिए उस पर क्या आएगा? माइनस आएगा। और मास पे क्या डिफरेंट पड़ेगा? हाँ, मास का डिफरेंट पड़ेगा। बिच टू बिच, मतलब किस पे किसका मास किस पे जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ऐसे, तो उनका इलेक्ट्रॉनों कुछ ना कुछ मास होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का मास होगा तो वो इलेक्ट्रॉनों का जितना मास है, अब मान लो इसमें से निकल ले कांच की छड़ में से, अब इस पे जा रहे कपड़े पे, ये बताओ जब निकलते रहेंगे तो उसका तो मास कम होगा ना, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे कांच की छड़ में से। तो जो उसका वजन है, वजन नहीं बोलेंगे, मास बोलेंगे, द्रव्यमान, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आपकी पता लग गया होगा इस बात का। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम अगर किस पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो किसी एक पे प्लस आएगा, किसी एक पे माइनस आएगा। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर प्लस, जिस पे जाएंगे उस पर माइनस। जैसे कि यहाँ रोड पे क्या प्लस और इस पे कपड़े पे क्या? माइनस। क्लियर? अब इसके बाद में ये और बताना मास। तो मास का कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन जिससे निकलेंगे तो वो मास लेके भी निकलेंगे अपना, तो वो कपड़े पे जाएंगे, तो इसका मतलब क्या? मास किसका ज़्यादा हो जाएगा? तो ज़्यादा हो जाएगा कपड़े का, पहले की अपेक्षा, जब हमने उनको रगड़ा नहीं था। क्लियर? चलो ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ जैसा कि हमने जाना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड, ये थोड़ी बात है, मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ इसको अपनी तरफ से, देखो आपको समझने के लिए। जैसा कि हमने जाना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में दो कोई वस्तु है, अगर कोई भी दो वस्तु लेते हैं बच्चों, कोई भी दो वस्तु ले लो आप, कोई भी A to Z, ठीक है। तो उनके बीच में अगर पाया जाए तो मतलब कोई ना कोई फोर्स रहता जरूर है, ठीक है। आप ध्यान रख लीजिए, कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे में हमारी प्रकृति में चार मूल बल पाए जाते हैं। आपको मैंने 11वीं क्लास में बताया था, 11वीं क्लास में बताया था कि जो फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर आर 4 टाइप्स। ओके, नंबर 1 क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। एक क्या होता है? ग्रेविटेशनल। एक प्रबल नाभिक बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इसमें क्या होता है, जो तुम्हारे पास ये होता है ना, जो सबसे वीक कौन सा होता है? तो वीक की बात करते हैं हम। तुम क्या सोचते हो पृथ्वी का इतना ज़्यादा फोर्स होगा जो पृथ्वी खींच लेती? नहीं। ये जो ना, इसका जो सबसे वीक फोर्स है इनमें चारों में से, वो किसका है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे वीक होता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ध्यान रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे। हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश। और जब यहाँ वैद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने बताया था तुम्हें कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेश का अध्ययन किया जाता है, तो उस शाखा को क्या कहते हैं? वैद्युतिकी कहते हैं। तो वैद्युत के बारे में पढ़ रहे थे, वैद्युत बल होगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखो, देखो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। जैसे जहाँ पे तुम्हारा चार्ज फ्लो होता है, ये आवेश फ्लो होता है, तो उसके चारों ओर क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है। अब वैसे ही अगर मैं ले लूँ एक मैग्नेट पोल, अगर एक मैग्नेट ले लूँ मैं, तो मैग्नेट के जो चारों ओर होगा, मतलब उसके चारों ओर होगा, तो क्या होगा? एक फील्ड बनेगा जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। अब अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल लगेगा वहाँ पे, और एक अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बल लगेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या हम चुंबक के द्वारा ही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, और भी रीजन है। तो जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसके आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, आवेश के द्वारा ही हम वैद्युत बल भी प्राप्त कर सकते हैं और चुंबकीय बल। ध्यान रखना, जब किसी वायर में आवेश फ्लो होता है ना, तो उसके चारों ओर क्या बनता है? एक वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ क्या बन जाता है? एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है।
और आपको अगर नहीं लगता, अगर यहाँ लाइट आती तो हमारे कम होती है, लेकिन अगर तुम हाई वोल्टेज की लाइट देखो, जैसे कि मान लो कहीं तुमने रोड पर देखा होगा बड़े बड़े पोल खड़े होते हैं, खंभे खड़े होते हैं, तो तार कितने ऊपर होते हैं, बड़ी लंबी वोल्टेज, 32 वोल्टेज, 32,000 जो भी लाइट होती है उनकी, तो उसमें अगर आता है तो तार ऊपर की बांध दी, क्योंकि वहाँ पे जो आवेश आता है, आवेश की क्वांटिटी आती है वो बहुत मचमोर होती है। तो इस प्रकार से जो है ना वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तो बनता है वेरी स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसके चारों ओर क्या बनता है कि मैग्नेटिक फील्ड और बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक केवल आवेश के द्वारा क्या प्राप्त कर सकते हैं, वैद्युत बल और चुंबकीय बल। और ये किसने बताया था, ये बताया था ओरस्टेड ने। ओरस्टेड, आपको ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब पढ़ोगे, ठीक है, प्रोफेसर ओरस्टेड, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको कि अगर लाइन बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, जो लाइन होती है, टावर होते हैं, तो अब फोर्स टाइप के होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। आप जानते हैं अट्रैक्शन का मतलब पास आना, दो वस्तु अगर पास आती है तो अट्रैक्शन, और दूर जाती हैं किसी फोर्स के द्वारा तो वो रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा आप इसको भी समझ ले तो बेटर होगा। देखो, वैद्युत आवेश की परिकल्पना को इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक परमाणु, देखो ये पता होगा तुम्हें, प्रत्येक परमाणु मतलब मिलकर बना, प्रत्येक जो सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ जो बनी हुई है वो छोटे छोटे कणों से और मतलब परमाणु से मिलकर बनी। क्लियर, इतना पता है आपको। प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्रीय भागों में समाहित स्थित होता है। ठीक है, जिसे नाभिक कहते हैं। मतलब जो नाभिक होता है, नाभिक क्या होता है, जिसमें उनका जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका सबका जो वेट होता है उसके नाभिक में स्थित होता है। और नाभिक किस किस से मिलकर बना होता है, नाभिक होता है प्रोटॉन से। देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नाभिक होता है हमारा वो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, एज पर थ्योरी ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ओके, तो न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक, वो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन को मिलाकर बन के बना होता है। आपको मैंने स्ट्रक्चर बनाया होगा कक्षा 11 में कि ये क्या हो गया, ये नाभिक हो गया प्लस का, और हमेशा नाभिक क्या होता है, धनावेश तो होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये धनावेश से क्या मतलब कैसे होता है, क्योंकि अगर मान लो प्रोटॉन पे क्या होगा प्लस, ओ यार एक गलत हो गई थी मेरे से कल। ठीक है, ये गलत हो गया, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, ये जीरो बना दो यहाँ पे कोई। ठीक है, तो ये जीरो तो क्या बचेगा, ये प्लस का प्लस रहेगा, सॉरी गलत बता दिया मैंने आपको, ये प्लस का प्लस रहेगा, तो ये क्या हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की नेचर क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। देखिए, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस, प्रोटॉन पे प्लस और न्यूट्रॉन पे जीरो, कुछ नहीं होता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो प्रोटॉन प्लस, ये कुछ नहीं तो प्लस बचेगा, तो आप ये ठीक कर लेना है प्लीज़, ये बड़ी गलती होगी मेरे से, सॉरी फॉर दैट इसके लिए। अब जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, जैसे मान लीजिए नाभिक के चारों ओर बड़ी बड़ी दीर्घवृत्ताकार कक्षा होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। स्थायी कक्षा कहते हैं ना, जिनमें लगातार घूमते रहते हैं। इलिप्टिकल होती हैं कि ये वृत्ताकार, ऐसा मत सोचिए कि दीर्घ में बड़ा और वृत्ताकार, नहीं नहीं नहीं, दीर्घ वृत्ताकार का मतलब दीर्घवृत्त में, दीर्घवृत्त की आकृति अंडाकार होती है, जैसे ये ऐसे अंडे की जैसी। ठीक है, लाइक चार्ज क्या होते हैं, सजातीय आवेश होते हैं, कुछ ऐसी बता रहा हूँ देखो मैं। लाइक चार्ज क्या होते हैं, समान चार्ज जो एक जैसे होते हैं, सेम चार्ज क्या होते हैं, सजातीय चार्ज होते हैं। और जो अपोजिट होते हैं, अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, विजातीय होते हैं। तो आपको तो पता ही है कि दो सजातीय, सजातीय का मतलब हो गया सेम, दो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। ध्यान रखना, सेम के बीच प्रतिकर्षण, विजातीय के बीच क्या आकर्षण लगता है। जैसे मान लो ये एफ क्या है, तो ये शो कर रहा है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये क्या, फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब दूर हटने वाला। तो ये अगर प्लस प्लस चार्ज है, पॉजिटिव दोनों सेम है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इनके बीच में लगेगा प्रतिकर्षण का, ये एफ इधर को एफ लग रहा है, ये तो ये दूर हट रहा है, ये भी प्लस, वो भी मतलब कि निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या लगेगा यहाँ भी रिपल्सन, क्योंकि सेम। अब यहाँ पे क्या, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ क्या लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
और यहाँ पे क्या अपोजिट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपस में पास आ जाएगी, इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, जबकि इनके बीच की दूरी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन दूर जा रहे हैं। अब ये और इलाबोरेशन, मतलब ये इलाबोरेशन को हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं, एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे एक ये कुछ मैंने मान लिया, अब यहाँ पे 2 स्ट्रिप हैं, 2 स्ट्रिप, और इन स्ट्रिप पर चार्ज क्या पॉजिटिव है निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव, तो ये क्या होंगे आपस में दूर जाएंगे, दूर हट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम चार्ज, और यहाँ क्या है निगेटिव तब भी दूर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये क्या 1 + 1 निगेटिव है, देखो तब दूर होती हुई क्या हो गई है, पास आ गई है। अब ये फिर इसके बाद मैंने एक तुम्हें सवाल दिया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल देंगे इसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है यहाँ पे क्योंकि निगेटिव प्लस। अब ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, यदि किसी चालक का द्रव्यमान कितना है, मैं ये तो मैंने वैसे लिख दिया, कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होता ही है, आपको समझ ये तो पता होना चाहिए, तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तब चालक पर आवेश कितना होगा, आवेश ज्ञात करना, मतलब क्यों क्या ज्ञात करना, तो मैंने सॉल्यूशन कर दिया इसका, गिवन दैट n = 4, देन वी नो दैट q = n ही होता फॉर्मूला, n की जगह कितने इलेक्ट्रॉन इतने, e का मान कितना होता है परमानेंट, e = 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बच्चों, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, और सबसे लिस्ट यही होता है आवेश, और सबसे ज़्यादा जितने तुम नंबर से गुणा करते जाओगे, जितने भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये n से गुणा हो रही है बस इसमें, ठीक है। तो ये सॉरी ये गलती होगी थी मुझसे, कोलॉम नहीं लिखा था मैंने, क्योंकि मात्रक लिखना बहुत मैंडेटरी होता है, इट्स वेरी मैंडेटरी टू राइट यूनिट। अब देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, यदि ये चांदी है, ये बच्चों को दिया था मैंने लेकिन इनसे हुआ नहीं, देखो इस पर आवेश कितना होगा, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना होगा, Ag है, Ag का तो जो एटॉमिक नंबर होता है क्रमांक, परमाणु क्रमांक 47, और मैंने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्लियर। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हें एटॉमिक नंबर पता है अपना, मतलब ये परमाणु क्रमांक पता है, तो वही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और वही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, तो यानी कि तुम जो क्रमांक होगा वही ले लोगे, ठीक है। और उससे फिर n की जगह क्या रख दें, q बराबर n × e, q = कितना 47 × e की वैल्यू तो वही है, याद कर लो इसे, माइनस, और ये मल्टीप्लाई करके कूलम आ जाएगा। Thank you guys for watching this video. If you have any problem then you can write and you can tell me some suggestion. Thanks a lot.